जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस लवर आरके में। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश की सेकेंड क्लास। सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ई। हमसे पूछा है n इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n पूछी है। n बराबर होता है Q अपान ई। n बराबर Q अपान ई। Q का मान दिया है 1, Q का मान 1 दिया है 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने पीछे बताया था और अभी हम लिख रहे हैं 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 इतना होता है। अब जब इससे भाग करेंगे, जब ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18, 10 की घात 18 आएगा। इतना क्लियर? यही आया मेरा आंसर, ये आया आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। लिखा, यदि किसी वस्तु से 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, ये बात ध्यान देना, ये इतना ध्यान देना, निकाल लिए जाएं तो आवेश होगा। यदि किसी वस्तु से 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो आवेश पूछा है। फॉर्मूला होता है Q बराबर एन ई। Q बराबर एन ई। एन दिया 10 की घात 6, 10 की घात 6 गुणा ई होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। सॉल्व करेंगे आएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 और इधर ये प्लस का 6 कैंसिल घटाएंगे, माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 13 कूलम आंसर। लेकिन निकाल लिए जाए पूछा, यानी निकाले जाएं। हमने आपको बताया था जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पर जो आवेश आएगा वो आएगा प्लस, आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने इससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो ये जो आवेश आएगा वो आएगा पॉजिटिव यानी प्लस में आएगा, प्लस में। क्लियर आया समझ में? चलो आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म, ये मेन हेडिंग है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश की योज्यता का नियम। विद्युत आवेश की योज्यता का नियम, डिफिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश की योज्यता जो है का नियम वो क्या कहता है? विद्युत आवेश की योज्यता का नियम कहता है कुल आवेश बराबर सभी आवेशों का योग, यानी जितने भी आवेश हैं उन सभी को जोड़ दो, जो निकल के आए वही आंसर। जैसे 10 हों 20 हों यानी कितने भी आवेश हों उन सभी का टोटल कर दो, जितना भी आए वही आंसर। यही हमारा कहता है विद्युत आवेश की योज्यता का नियम। आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल है, आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये दिया प्लस का 2Q माइनस का 2Q प्लस का 3Q प्लस का Q। हमने अभी क्या पढ़ा है? विद्युत आवेश की योज्यता का नियम कि जितने भी आवेश दें उन सभी को टोटल कर दो, जितने भी आवेश हैं उन सभी को टोटल कर दो। हमने करा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो Q बराबर Q1 में जैसे मान लिया 2Q है, प्लस का 2Q है, और Q2 मान लिया माइनस का 2Q है, और Q3 मान लिया प्लस का Q3 है, और Q4 है प्लस का Q4। सभी को जोड़ दिया, प्लस का 2Q प्लस का Q माइनस का 2Q प्लस का 3Q। 2 से 2 कैंसिल। अब जोड़ दें, कितना बचेगा? 4Q बचा। यही हमारा आंसर। ये नियम क्लियर हुआ? विद्युत आवेश की योज्यता का नियम कहता है कि जितने भी आवेश हैं उन सभी को आपस में उन सभी को जोड़ दो घटा दो, जैसे जो कुछ हो यानी कैलकुलेट कर दो। वही हमारा कहता है विद्युत आवेश की योज्यता का नियम। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की निश्चरता का नियम। विद्युत आवेश की निश्चरता का नियम क्या कहता है? आइए इसको समझते हैं। विद्युत आवेश की निश्चरता का नियम कहता है जो विद्युत आवेश है
वो वेग पर यानी वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है। आवेश जो है वो वेलोसिटी यानी वेग पर निर्भर नहीं करता। यही कहता है विद्युत आवेश की निश्चरता का नियम। जितना भी आवेश स्थिर में है यानी जितना आवेश अगर विराम में है, स्थिर है, तब भी उतना रहेगा। यदि उसे 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर यानी कितने भी किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चला दिया जाए, तब भी जो बल आएगा वो, तब भी जो चार्ज आएगा वो उतना ही रहेगा। यानी जितना Q, जितना आवेश विराम में है, जितना आवेश विराम में है, उतना ही आवेश गति कराने के बाद रहेगा, उतना ही आवेश गति कराने के बाद रहेगा। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। लिखा किसी वस्तु का 2 कूलम आवेश है, यदि उसे 40 किलोमीटर पर घंटा 40 किलोमीटर पर घंटा 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर के वेग से चलाने के बाद आवेश होगा। पूछा 40 किलोमीटर पर आवर के वेग से चलाने के बाद आवेश पूछा है, आवेश यानी Q पूछा है। अभी हमने पढ़ाया था विद्युत आवेश की जो निश्चरता का नियम है, वो कहता है जितना Q रेस्ट में है, जितना Q स्थिर है यानी रेस्ट में है, जब वो रेस्ट में है उतना ही आवेश रहेगा जब वो मोशन में होगा। मोशन यानी गति में, उतना ही रहेगा जब वो मोशन में होगा। तब भी जितना आवेश रेस्ट में है यानी विराम में, उतना ही गति कराने के बाद भी उतना ही रहेगा। तो क्या आया? किसी वस्तु का 2 कूलम है तो जो आवेश बचेगा वो 2 कूलम ही बचेगा। आवेश जो बचेगा यानी आंसर आएगा वो 2 कूलम ही आएगा। चाहे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलवाएं या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलवाएं या कितने भी स्पीड से चलवाएं, जो आवेश आएगा वो गति पर निर्भर नहीं करता, यानी आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, तो उतना ही आएगा। चलो आगे देखते हैं। यदि ये दिया सॉल्यूशन, उतना ही रहेगा 2 कूलम, क्योंकि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखते हैं। लिखा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण का जो नियम है वो कहता है आवेश ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो आवेश का संरक्षण नियम है वो कहता है कि आवेश ना तो उत्पन्न हम कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, हम उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। आइए ये एग्जाम्पल समझते हैं। लिखा 90 यूरेनियम 238, 90 यूरेनियम 238 को हमने जब रिएक्शन करवाई यानी रूप चेंज किया तो आया 90 थोरियम 234, 90 थोरियम 234। यहाँ कितना था? यहाँ है 92, यहाँ कितना 90, कितना बचा? 2 बचा, वही 2 मैंने यहाँ लिख दिए और He लिख दिया। यहाँ कितना? यहाँ है 238, यहाँ मैंने कितना लिया? 234, कितना बचा? 238 से 234 गया, 4 बचा, वही यहाँ आ गया, ये आ गया 2He4। मतलब मैंने चेंज किया, यहाँ मैंने रूपांतरण किया यानी चेंज किया, लेकिन 92 यूरेनियम 238 था, यहाँ भी वही है, सिर्फ मैंने चेंज कर दिया, ये बना दिया 90 थोरियम 234 प्लस 2He4, लेकिन 92 इधर है और 92 इधर भी है, क्योंकि 90 ये 92 ये क्या होगा? 92 होगा। 238 ये है और 234 ये और 4 ये, कितना हुआ? 238 ये हुआ, यानी दोनों इक्वल है। प्लस एनर्जी निकलती है, प्लस में एनर्जी और निकलती है, जब रिएक्शन करवाते हैं इसमें तो प्लस में एनर्जी और निकलती है। चलो आगे देखते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। लिखा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण होता Q बराबर होता प्लस माइनस NE, Q बराबर होता प्लस माइनस NE, यानी सभी मुक्त आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणन होते हैं। सभी मुक्त आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणन होते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। अगर पूछ दें जो आवेश की जो मिनिमम
आवेश ट्रांसफ़र की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज फॉर ट्रांसफ़र, यानी आवेश के रूपांतरण की, स्थानांतरण की जो न्यूनतम मान है वो कितना है। तो जो न्यूनतम मान है वो है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अगर आवेश रूपांतरण की, स्थानांतरण की अगर बात करें तो उसका जो न्यूनतम मान है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इतना हम कर सकते हैं न्यूनतम। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वस्तु को 10⁻6 इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, ध्यान देना यहाँ 10⁻6 इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, मेन पॉइंट ये है दिए जाएं, तो आवेश होगा। आवेश पूछा है, फार्मूला होता है Q बराबर NE। अभी मैंने पीछे पढ़ा है, फार्मूला होता है Q बराबर NE। N बराबर दिया 10⁻6 गुणा E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। कैलकुलेट करेंगे, आएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻13, 10⁻⁻13 इतना आया। लेकिन जब इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, मैंने ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इलेक्ट्रॉन देने पर क्या आता है, जैसे ये गोला मैंने माना, इसको मैंने दे दिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देने पर, पीछे मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, इलेक्ट्रॉन देने पर जो उस पर आवेश आता है वो होता है माइनस, यानी नेगेटिव आवेश आता है। जब मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो जो आवेश आएगा वो आएगा नेगेटिव, यानी माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। इतना क्लियर, माइनस में आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इलेक्ट्रॉन जब भी इलेक्ट्रॉन देंगे तो आवेश इस पर आएगा, वो आएगा माइनस में। अगर इलेक्ट्रॉन लेते, जैसे ये गोला, अगर इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालते यानी बाहर निकालते तो इस पर आवेश आता, वो आता पॉजिटिव। हमने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसको तो आवेश आएगा नेगेटिव, यानी सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। लिखा कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उसकी बीच की दूरी r के बीच की दूरी r स्क्वायर, यानी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। जो बल होता है वो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर हमने प्रोपोर्शनली साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया K, एक कांस्टेंट आ गया K, तो F बराबर बचा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यदि हम K का मान रख दें, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का अगर मान पूछ दे तो वो होता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। अब हम K की जगह रख दे रहे, ये हम वैल्यू रख दे रहे K की जगह, K बराबर रख दिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो ये मेरा फार्मूला बनकर तैयार हो गया, रेडी हो गया। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं। अगर पूछ दे वेक्टर फॉर्म, अगर सदिश रूप पूछ दे, कूलाम्स लॉ का अगर सदिश रूप पूछ दे तो होता है F वेक्टर बराबर होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इंटू R कैप। F वेक्टर बराबर होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इंटू R कैप। ये R कैप होता है, R कैप लगाया जाता है क्योंकि ये दिशा बताता है। यहाँ K परावैद्युतांक, अगर K पूछ दे तो K या यहाँ परावैद्युतांक। अगर दिशा पूछ दे तो इसकी जो दिशा होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होती है। किसकी दिशा? बल की दिशा, फोर्स की डायरेक्शन। बल की दिशा होती है वो होती दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होती है। चलो आगे देखते हैं। अगर पूछ दे K का मान माध्यम पर निर्भर करता है, तो K का जो मान माध्यम पर निर्भर करता है, ये करता है। अगर पूछ दे कैसा क्या निर्भर करता है, अगर पूछ दे हवा व निर्वात के लिए, हवा व निर्वात के लिए पूछ दे तो हवा व निर्वात के लिए K का मान होता है 1। हवा व निर्वात के लिए K का मान होता है
1। अगर पूछ दे धातुओं के लिए, मेटल के लिए, अगर पूछ दे मेटल के लिए तो के बराबर होता है इन्फिनाइट, यानी के का मान अनंत होता है। के मतलब परावैद्युतांक का मान अनंत होता है। अगर पूछ दे परावैद्युतांक माध्यम के लिए, अगर पूछ दे परावैद्युतांक माध्यम के लिए के का मान तो हमेशा 1 से बड़ा होता है। परावैद्युतांक माध्यम के लिए अगर पूछ दे तो के का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। इतना क्लियर? चलो एक बार और रिपीट करते हैं इसको। के का मान यानी के होता है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक का मान निर्भर करता है माध्यम पर। अब कौन कैसा माध्यम उसके अकॉर्डिंग निर्भर करता है। अगर पूछ दे एयर एंड हवा और निर्वात के लिए, अगर पूछ दे हवा और निर्वात के लिए तो वो होता है 1, के का मान होता है 1। अगर पूछ दे धातुओं के लिए, धातुओं के लिए अगर पूछ दे तो के बराबर होता है इन्फिनाइट। अगर पूछ दे परावैद्युतांक माध्यम के लिए, परावैद्युतांक माध्यम के लिए पूछ दे तो उसका मान होता है 1 से बड़ा। चलो आगे देखते हैं। इतना क्लियर हुआ? आगे अगर पूछ दे अपसाइलेंट नॉट का मान मात्रक व विमा, अपसाइलेंट नॉट का मान मात्रक व विमा। पहले तो समझते हैं अपसाइलेंट नॉट होता क्या। अपसाइलेंट नॉट होता निर्वात की विद्युतशीलता, अपसाइलेंट नॉट होता निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान होता अपसाइलेंट नॉट का अगर मान पूछ दे तो होता 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर पूछ दे डायमेंशन, अगर इसकी विमा पूछ दे अपसाइलेंट नॉट की, अगर विमा की बात करें तो जो विमा होती है कूलम, कूलम यानी चार्ज, आवेश, आवेश की विमा होती है A/T। लेकिन इसका दिया स्क्वायर, स्क्वायर दिया है तो मैंने ये स्क्वायर डायरेक्ट खोल दिया, यानी A² × T स्क्वायर अपॉन न्यूटन यानी बल और मीटर स्क्वायर यानी लंबाई, दूरी हो गई, L हो गई। बल की विमा होती है mLT-2 × m स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, उसकी होती है विमा L, तो स्क्वायर लगा इसीलिए हो गई L स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा m-1, क्योंकि m ये सिंगल है, ये m ऊपर जाएगा, हो जाएगा माइनस का L स्क्वायर ये है, एक L ये है, क्या हुआ L3 ऊपर जाएगा, माइनस का हुआ L3 और T स्क्वायर ये है और माइनस का 2T ये है, ये माइनस का 2T ऊपर जाएगा, क्या हुआ T⁴ वही आया T⁴ ये A स्क्वायर ऊपर है तो A स्क्वायर ही रहेगा यानी A⁴2। क्या तो डायमेंशन क्या है m⁻⁻1 L⁻−3 × T⁴ A स्क्वायर। चलो नेक्स्ट। इतना क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अगर पूछ दे फोर्स इन मीडियम, माध्यम में बल, अगर माध्यम में बल पूछ दे यानी माध्यम में कितना बल लगेगा तो Fm बराबर होता है F/K, Fm बराबर होता है F/K, Fm बराबर होता है F/K। Fm होता है माध्यम में बल, K होता है नॉर्मल बल यानी निर्वात में बल, K होता है परावैद्युतांक माध्यम। आगे देखते हैं। इतना क्लियर? चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल, यदि किसी 4 न्यूटन के बल में, यदि किसी 4 न्यूटन के बल में परावैद्युतांक माध्यम की एक जगह धातु रख दी जाए, ये ध्यान देना, धातु रख दी जाए तो बल होगा, फार्मूला होता है Fm बराबर होता है F/K। F तो दिया 4 न्यूटन और K की जगह दिया ये मेटल, धातु। मैंने बताया था अभी पीछे, धातु के लिए K का मान होता है वो होता है इन्फिनाइट रखेंगे तो कैलकुलेट करेंगे आएगा 0 आंसर। इतना क्लियर? 0 आ गया, क्योंकि इन्फिनाइट का भाग देंगे तो इन्फिनाइट का भाग देते ही पूरा हो गया 0। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अगर क्वेश्चन, अगर पूछ दे कॉपर के लिए K का मान, कॉपर के लिए K का मान, तो कॉपर अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, धातु के लिए K का मान होता है इन्फिनाइट। कॉपर धातु है तो इसीलिए कॉपर के लिए जो K का मान होगा वो K बराबर होगा इन्फिनाइट। इतना क्लियर? आगे देखते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, अपेक्षिक विद्युतशीलता।
रिलेटिव परमिटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता हम समझते हैं के बराबर होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। के बराबर होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। के होता आपेक्षिक विद्युतशीलता। के होता आपेक्षिक विद्युतशीलता। अगर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन पूछ दे तो एप्सिलॉन होता माध्यम की विद्युतशीलता। अगर पूछ दे एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट होती निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट होती निर्वात की विद्युतशीलता। अगर हम इससे अगर निकालें एप्सिलॉन बराबर हम निकालें तो एप्सिलॉन बराबर ये इधर गुणा हो जाएगा, क्या के एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये इधर गुणा होगा तो क्या है एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन बराबर आएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट आर। इसी को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ है वो होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, यानी के की जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर। क्लियर। अगर पूछ दे कूलम बल कौन सा बल है तो जो कूलम बल है वो होता है संरक्षी बल। क्वेश्चन बन सकता है कि कूलम बल कौन सा बल है, तो अगर पूछ दे कूलम बल कौन सा बल है तो हमेशा लिखना कूलम बल संरक्षी बल है। आगे देखते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यानी कूलॉम्स लॉ का सदिश रूप पूछा है। अगर हम निकालें F12 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर इंटू R12 का कैप, दूसरा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अगर हम निकालें F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर इंटू R2n का कैप, कैसे अब ये समझते हैं। ये रहा Q1, ये रहा Q1, ये है Q2। थोड़ा मिस्टेक हो गया, चलो कोई नहीं। इनके बीच की दूरी R ये रही। F12 वेक्टर लग रहा वो लग रहा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, लेकिन ये इधर थोड़ा कट हो गया, नहीं तो इधर एक बल मैंने प्रदर्शित किया था, डिनोट किया था। इधर जो लग रहा था वो लग रहा था F21 वेक्टर इधर लग रहा था। ये थोड़ा कट हो गया जैसे ही PDF में कन्वर्ट करते समय। F21 वेक्टर की बात करें, F21 वेक्टर तो वो लगेगा इस डायरेक्शन में। तो ये दूसरे एक दूसरे का अपोजिट हैं, एक दूसरे का अपोजिट बल लग रहा है, यानी F21 इस दिशा में लग रहा है, F12 इस दिशा में लग रहा है, F12 इस दिशा में, लेकिन F21 इस डायरेक्शन में लग रहा है। इतना क्लियर। लेकिन अगर मॉड की बात करें यानी परिमाण की बात करें तो इनका अगर मैग्नीट्यूड ले लें तो दोनों इक्वल होगा। अगर इनका मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं तो इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इतना क्लियर। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। तो आज क्लास यही समाप्त करें। ओके, यही समाप्त करते हैं आज क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास को फुल एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।